इमारत ज्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे ख्याल में 3-4 कमरे जरूर होंगे। चारों तरफ बहुत वसी और इस कंपाउंड था। इमारत के सामने वाला हिस्सा खूबसूरत लॉन पर मुश्तमिल था। नारियल और ताड़ के कई दरख्त थे। कुछ और कदावर पौधे भी नजर आ रहे थे। और फिर 2 हिरणों को देखकर मैं चौंक गया। वो इमारत के पिछली तरफ से एक दूसरे के पीछे भागते हुए आए थे और फिर उस तरफ गायब हो गए। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो 2-3 खरगोश भी नजर आ गए। कई मुर्गियां भी नजर आईं। मैंने कहा, यहाँ तो अच्छा खासा चिड़ियाघर बना हुआ है। रत्ना ने कहा, पिछली तरफ जाओगे तो तुम्हें मोर भी नजर आएंगे। बहरहाल पहले अंदर चलो, चिड़ियाघर बाद में देख लेना। हम अंदर आ गए। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। क्वार्टर 4 कमरों पर मुश्तमिल था। एक सिटिंग रूम के तौर पर आरास्ता था। राजस्थानी फर्नीचर था जो पाकिस्तान के सिंधी फर्नीचर से मिलता जुलता था। एक कमरा नंदनी के इस्तेमाल में था और दूसरा अब रत्ना के पास था। तीसरे कमरे में कुछ फालतू सामान रखा हुआ था। रत्ना मुझे कमरे दिखाती फिर रही थी। थैला अभी तक मेरे कंधे पर लटका हुआ था। आखिरकार हम रत्ना वाले कमरे में आ गए। मैंने सिटिंग रूम में टेलीफोन रखा हुआ देख लिया। मैं समझ गया कि ये दफ्तर वाले टेलीफोन की एक्सटेंशन लाइन है और नंदनी ने इस फोन पर रत्ना को मेरे बारे में बता दिया होगा। रत्ना ने पूछा, यहाँ तक पहुंचने में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? मैंने कहा, शशावरी ने अक्लमंदी की थी। कल शाम मेरे लिए ये बीन और कपड़े ले आई थी। इनकी वजह से मुझे यहाँ तक आने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। अलबत्ता यहाँ बस से उतरते ही पुलिस वालों ने पूछगिछ शुरू कर दी थी और एक कांस्टेबल तो मेरे थैले की तलाशी भी लेने लगा था। मैं उसे तफसील बताने लगा। फिर कहा, मुझे हैरत है कि पुलिस को कैसे पता चल गया कि हम अंबर पहुंच चुके हैं। रत्ना ने कहा, हो सकता है कि पुलिस को किसी और पर हमारा शुबा हो गया हो, लेकिन हमें मोहतात रहना पड़ेगा। तुम कपड़े बदल लो, मैं चाय बनाती हूँ। वो कमरे से चली गई। मैंने थैले में से मैले कपड़े निकाल कर एक तरफ डाल दिए। उनके नीचे से दूसरे कपड़े निकाल लिए। कपड़े बदलकर जोगियों वाले कपड़े एक तरफ रख दिए। मालाएं और बीन भी उन्हीं कपड़ों में लपेट दी थी। इतने में रत्ना मेरे और अपने लिए चाय ले आई। मैंने थैले पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारा तकिया कहाँ है और इनका क्या करना है? रत्ना बोली, तकिया तो ये रखा है और मेरा ख्याल है कि तकिए की चीजें भी इस थैले में डालकर थैले को उस अलमारी में रख दिया जाए। मैंने मुड़कर देखा। वो अलमारी दीवार के अंदर बनी हुई थी जिसके आगे 2 पट वाला दरवाजा था। मैंने कहा, तो फिर सब कुछ समेट कर थैला अंदर रख दो। नंदिनी को पता तो नहीं चला कि तुम्हारे इस थैले में क्या है? वो बोली, नहीं। उसने तकिया उठाकर उसका गिलाफ खोला। मैं भी थैले में से फालतू कपड़े निकालने लगा। तमाम जेवरात और नोटों के बंडल अच्छी तरह लपेट कर थैले में डाल दिए। अलमारी के निचले खाने में कुछ बेकार और फालतू चीजें भरी हुई थी। रत्ना ने थैला उनके नीचे छुपा दिया और अलमारी बंद करके ताला लगा दिया। चाबी उसने अपने पास रख ली। मैंने अपना कप उठाते हुए कहा, बाहर चलकर बैठते हैं ताजा हवा में, और मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर लॉन में बांस की बनी हुई चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। हम उन कुर्सियों पर बैठ गए। कई रोज के बाद इस तरह आजाद और खुली फजा में बैठे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बंगले के इर्द गिर्द का कंपाउंड तकरीबन 2 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल था। 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। यहाँ हम इस लिहाज से भी महफूज थे कि हमें बाहर से नहीं देखा जा सकता था। चाय पीने के बाद मैं उठकर टहलता हुआ पिछली तरफ आ गया। सामने की तरफ तो खूबसूरत लॉन था, लेकिन पिछले हिस्से पर शायद ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। खुदरो घास और छोटी झाड़ियां फैली हुई थी। एक तरफ बैरूनी दीवार के साथ बहुत बड़ा हिस्सा जंगले की तरह घिरा हुआ था। ये दरअसल पिंजरा था जो 20 फुट चौड़ा और 30-35 फुट लंबा था। उसकी बुलंदी अकबी दीवार के बराबर थी। एक तरफ दीवार थी 3 अतराफ में और छत पर बर्फी नुमा जाली लगी हुई थी। उस पिंजरे के अंदर कई ऐसे पौधे भी थे जिनकी बुलंदी 7 फुट 8 फुट से ज्यादा नहीं थी। 2 खूबसूरत मोर उस पिंजरे में टहल रहे थे। एक मोर ने पंख पूरी तरह फैलाए हुए थे, लेकिन हमें देखकर उसने पंख समेट लिए। उस तरफ अगरचे खुदरा घास और झाड़ियां बकसरत फैली हुई थी। ऐसी जगहों पर सांपों का खतरा रहता है। राजस्थान में वैसे भी सांप बकसरत पाए जाते हैं, मगर जिस जगह मोर मौजूद हो, सांप वहां से मीलों दूर रहता है। मोर को सांप का बदतरीन दुश्मन समझा जाता है। सांप मीलों दूर से मोर की बू सूंघ लेता है और उस तरफ का रुख नहीं करता। दोनों हिरन भी बड़े खूबसूरत थे और आजादी से घूम फिर रहे थे। खरगोश भी अगरचे 2 ही थे, मगर उन्होंने जगह जगह गड्ढे खोद रखे थे। रत्ना ने कहा, नंदिनी को इस किस्म के जानवर पालने का शौक है, मगर खरगोशों से वो तंग आ गई है। शायद आजकल मैं इस जोड़ी को बेच दे। मैंने कहा, खरगोश प्यारा जानवर है मगर खतरनाक भी। पूरे घर को खोद कर रख देता है। मैं पिछले दरवाजे के करीब आकर रुक गया। दरवाजे के कुंडे में एक मोटा सा मुड़ा हुआ तार फंसा हुआ था। रत्ना ने वो तार निकाल कर दरवाजा खोल दिया। सामने दूर तक इक्का दुक्का नारियल और दूसरे दरख्तों का सिलसिला चला गया था। उससे आगे चटियल मैदान था जो बदतरीज नशेब की तरफ चला गया था। उस मैदान के परली तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। रत्ना ने कहा, नंदिनी बता रही थी कि यहाँ किसी जमाने में एक छोटी सी झील हुआ करती थी।
उस झील की वजह से आसपास का इलाका सरसब्ज था, लेकिन फिर इस तरफ जमीन में एक कटाव सा पैदा हो गया और झील का सारा पानी उस कटाव के रास्ते जमीन के अंदर ही अंदर किसी और तरफ चला गया। अब बरसात के मौसम में भी यहाँ पानी नहीं रुकता। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, अंबर राजस्थान की कदीम तरीन आबादी है। सबसे पहले 1400 कबल मसीह में भेल और मीना कबाइल आकर आबाद हुए थे। फिर आर्या राजस्थान में दर आए। उन्होंने राजस्थान के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। भेल और मीना कबाइल बिखरते चले गए, लेकिन अंबर और इसके गिरदो निवाह के इलाकों में मीना कबीले का ही कब्जा रहा। राजस्थान का कदीम और सबसे पहला दारुल हुकूमत अंबर ही था, लेकिन इस झील के खुश्क हो जाने और बाज दूसरी वजूहात की बिना पर यह शहर वीरान और जयपुर आबाद होता चला गया। आज यहाँ लोग सिर्फ सैर तफरी और उन कदीम तारीखी इमारतों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ आने वालों को हाथियों पर बिठाकर शहर की सैर करवाई जाती है। मैंने तौसीफी नजरों से उसकी तरफ देखा, कहा, बहुत खूब। नंदिनी के साथ एक ही रात में तुमने इतनी सारी मालूमात हासिल कर ली। मेरे ख्याल में तुम चंद रोज उसके पास रह जाओ तो अच्छी गाइड बन सकती हो। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बोली, रात को हम दोनों अकेली थीं और देर तक बैठी बातें करती रही थीं। नंदिनी चूंकि गाइड है इसलिए वो मुझे इसी हवाले से बहुत कुछ बताती रही। मैंने कहा, और क्या बातें हुई, यानी हमारे बारे में? वो बोली, शशावरी ने उसे बताया था कि तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू। आगरा में एक ही मोहल्ले में रहते थे। तुम मुझे भगा कर लाए हो। मेरे पिताजी ने हमारे खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट करवा रखी है, इसलिए हम कुछ अरसा रूपोश रहना चाहते हैं। मैंने कहा, उसने तुम्हारी जबान और बातों से ये अंदाजा नहीं लगाया कि तुम हिंदू नहीं बल्कि सिख हो, और मेरे ख्याल में नंदिनी भी सिख है। रत्ना ने कहा, हाँ वो सिख है, मगर उसने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर एतमाद किया जा सकता है। वैसे भी 2-4 दिनों की बात है। मैंने कहा, 2-4 दिन तो बहुत लंबी मुद्दत है। 2-4 घंटों में ही बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल हमें मोहतात रहना होगा। रत्ना ने दरवाजा बंद कर दिया और हम दोबारा टहलते हुए सामने वाले लॉन की तरफ आ गए। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, और वो दूसरा आदमी गुप्ता, वो कैसा है? उससे तुम्हारा सामना हुआ या नहीं? रत्ना ने कहा, रात को उसने खाना हमारे साथ ही खाया था। नंदिनी ने उसे बताया था कि मैं उसकी कजन हूँ और पंजाब से आई हूँ। मेरा पति भी आने वाला है, सो आज तुम भी आ गए। मैंने कहा, वैसे वो कैसा आदमी है? उसने कहा, वो नंदिनी का मातहत है, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत मुती और फर्माबरदार किस्म का आदमी है। इसका अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि रात के खाने के बाद बर्तन उसी ने धोए थे और सुबह का नाश्ता भी उसी ने तैयार किया था। मैं चौंक गया। कहा, क्या वो भी यहीं रहता है? रत्ना ने कहा, नहीं, उसकी रिहाइश दफ्तर के पीछे वाले कमरे में है। वैसे रात काफी देर तक यहाँ बैठा रहा। मैंने सुबह ही नंदिनी से कह दिया था कि जब तक हम यहाँ रहेंगे खाना वगैरह मैं पकाया करूंगी। मैंने पूछा, तो फिर अब क्या पकाने का इरादा है? वो बोली, सालन तो मैंने सुबह ही पका लिया था। यहाँ मुर्गियों की कमी नहीं है, हम कई रोज तक दावत उड़ा सकते हैं। वैसे नंदिनी ने पूरी घरदारी का एहतमाम कर रखा है। घर में पूरा राशन भरा हुआ है, दालें, आटा, चावल, हर चीज मौजूद है। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, तो ठीक है, तुम आटा गूंथ कर रोटी पकाने की तैयारी करो, मैं थोड़ी सी नींद कर लूं। रत्ना ने मुझे घूरा। बोली, रात क्या करते रहे थे जो अब नींद आ रही है? हम दोनों कमरे में आ गए। मैं तो पलंग पर लेट गया। मैं वाकई थक गया था। मेरी आंखें बंद होने लगी। नंदिनी दोपहर को आई और खाना खाकर चली गई। रत्ना ने मुझे जगाने के बहुत जतन किए, मगर मैं इतनी गहरी नींद सोया था कि अगर कोई मेरा गला भी काट देता तो मुझे पता न चलता। शाम 6 बजे के करीब शशावरी भी आ गई। वो तकरीबन 1 घंटा रुकने के बाद वापस चली गई। उसके होते हुए ही नंदिनी ने बताया था कि सुबह पुलिस जिन मुलजिमों की तलाश में आई थी वो पकड़े गए हैं। इस इत्तला पर मैं चौंक के बगैर न रह सका। पुलिस को तो हमारी तलाश थी, पकड़े कौन बेगुनाह गए। और फिर नंदिनी ने यह इंकिशाफ किया कि सुबह MI रोड पर जहां मार्बल, पीतल, तांबे, चमड़े, लकड़ी की आराइशी मसनूआत वगैरह की सैकड़ों दुकानें थीं, सुबह सवेरे एक कत्ल हो गया था। एक गैर मुल्की सयाह को लूटने की कोशिश की गई थी। मज़ाहमत पर उसे छुरा मार कर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस वारदात में एक औरत और एक मर्द मुलव्विस थे। पुलिस उन्हें तलाश करती फिर रही थी, जिनके बारे में पता चला है कि वो जयपुर से अंबर की तरफ फरार हो गए हैं। पुलिस भी उनके ताक़ुब में यहाँ पहुंच गई है और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात हम देर तक जागते रहे। नंदिनी का ताल्लुक पटियाला के एक सिख घराने से था। उसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान होगी। वो दराज कामत पढ़ी लिखी औरत थी। शादी के चंद महीनों के बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसा तो अपने माँ बाप के पास रही, फिर नौकरी की तलाश में घर से निकल खड़ी हुई और दिल्ली पहुंच गई। यहाँ उसे एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिमत तो मिल गई, मगर कुछ ही अरसे के बाद कंपनी के जनरल मैनेजर की पिटाई के जुर्म में उसे नौकरी से हाथ धोने पड़े। वो एक बार फिर नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगी। वो जहाँ भी गई माले गनीमत समझकर उस पर हाथ साफ करने की कोशिश की गई। वो अपने आप को बचाती रही, लेकिन कब तक? अपने ही एक हम मजहब के फरेब का शिकार होकर इज्जत से हाथ धो बैठी।
नंदिनी की तनख्वाह अगरचे ज्यादा नहीं थी, लेकिन अफसरों की मंजूर नजर होने की बिना पर वो पुरआसाइश जिंदगी गुजार रही थी। हम रात 2 बजे तक बातें करते रहे। नंदिनी उठकर अपने कमरे में चली गई। हमारे कमरे में एक ही पलंग था और जाहिर है मुझे और रत्ना को एक ही बेड पर सोने में कोई हिजाब नहीं था। अगले रोज नंदिनी दोपहर के खाने के लिए आई तो मैं उस वक्त लॉन में कुर्सी पर बैठा हुआ था। रत्ना अंदर किसी काम में मसरूफ थी। नंदिनी मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर मध्यम लहजे में बोली, यहाँ तो तुम लोग बिल्कुल महफूज हो, कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम लोगों की तलाश तो हर तरफ हो रही है। यहाँ से निकल कर कहाँ जाओगे मिस्टर नाजी? नंदिनी के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं उछल पड़ा। दिल की धड़कन तेज हो गई और कानों में सनसनाहट सी होने लगी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, क्या 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 मतलब? मेरा नाम नाजी नहीं है। मेरे जहन में फौरन ही ये ख्याल उभरा था कि कहीं शशावरी ने नंदिनी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश तो तैयार नहीं की। उसने हमें क्वार्टर छोड़कर यहाँ आने का मशवरा दिया था और यकीनन हमारे बारे में उसे सब कुछ बता दिया होगा। नंदिनी ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, डरो नहीं, ये मत समझना कि मुझे शशावरी ने कुछ बताया होगा, उस पर शुबा मत करना। तुम्हें पहचानने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब हकीकत को झुटलाने की कोशिश मत करना। ये बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि यहाँ तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है। मुझ पर भी कोई शक मत करना, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मगर तुम्हें एतराफ करना पड़ेगा कि तुम दोनों वही हो जिनकी रॉ और ब्लैक कैट्स को तलाश है, यानी पाकिस्तानी दहशतगर्द नाजी और उसकी साथी रत्ना, जो माउंट अबू में तबाही फैलाने के बाद पूरे राजस्थान में खौफनाक तखरीबी कार्रवाइयां करते फिर रहे हैं। कई लोग उनके हाथों मारे जा चुके हैं। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैंने कहा, ठीक है, हम वही हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। नंदिनी ने कहा, और 2 रोज पहले रॉ की एक ऑफिसर बेला के बंगले पर उसकी मुलाजिमा भी तुम्हारे हाथों मारी गई थी। मैंने कहा, नहीं, मुलाजिमा बेला ही के हाथों से मरी थी। इस तरह और भी बहुत से जराइम हमारे खाते में डाल दिए गए हैं, लेकिन तुम्हें हम पर शुबा कैसे हुआ? वो बोली, परसों शशावरी ने मुझे रत्ना के बारे में बताया तो मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने ये भी बताया था कि तुम मुसलमान हो और रत्ना हिंदू है, लेकिन रत्ना हिंदू नहीं, सिख है। इसका अंदाजा मैंने इसकी बातों से लगाया है। और कल जब तुम यहाँ आए थे तो मैं उस वक्त भी चौंकी थी। तुमने जो भेस अपनाया था वो बहुत ही परफेक्ट था। मुझे शुबा हुआ कि तुम सिर्फ रत्ना को भगा कर ही नहीं लाए, बल्कि किसी और संगीन जुर्म में भी मुलव्विस हो। मेरे जहन में अचानक ही एक और ख्याल उभरा। जब तुम लोग मकराना से फरार हुए थे और वो कार जयपुर में पकड़ी गई थी तो उसके दूसरे ही रोज पुलिस की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था। ये सर्कुलर शहर के तमाम रिहायशी होटलों, गेस्ट हाउसेज और महकमा सयाहत के दफ्तर में भी तकसीम किए गए थे। उस सर्कुलर में तुम दोनों के नाम, हुलिये और तुम्हारे सारे कारनामे दर्ज थे। तुम दोनों का हुलिया भी लिखा हुआ था। ये सर्कुलर मैंने मेज की किसी दराज में डाल दिया था। परसों रत्ना आई तो मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन कल तुम्हें देखकर कुछ शुबा हुआ। और फिर कल ही तुम्हारे सामने शशावरी के मुंह से भी कुछ ऐसी बातें निकल गईं जिन्होंने मुझे उलझा दिया। आज मैंने ये सर्कुलर तलाश किया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ कागज दिखाया, फिर बोली, रत्ना नामी जिस औरत का हुलिया इसमें दर्ज है वो इस रत्ना पर बिल्कुल फिट आता है, और अगर तुम्हारे चेहरे से दाढ़ी मूंछ साफ कर दी जाए तो तुम्हारा हुलिया भी उस नाजी से मिलता है जिसकी तलाश हो रही है। लो, ये सर्कुलर पढ़ लो। मैं वो सर्कुलर पढ़ने लगा। उसमें मेरे कारनामों की पूरी तफसील दर्ज थी। बेला के हवाले से हम दोनों के हुलिये भी दर्ज थे और लोगों को खबरदार किया गया था कि हमें पनाह देने वालों को भी गोली से उड़ा दिया जाएगा। ताहम हमारे बारे में मुस्बत इत्तला देने वाले को बहुत बड़ा इनाम देने का वादा किया गया था। मैंने वो कागज तय करके उसे वापस कर दिया। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, कहा, हमारी हकीकत जान लेने के बाद तुम क्या चाहती हो? पुलिस को इत्तला दोगी या किसी और चीज पर नजर है? वो बोली, आज और कल जो खबरें अखबारों में शाया हुई हैं उनमें मंदिरों से चुराए हुए कीमती जेवरात का भी तस्करा है। बात करते हुए उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। बोली, मैंने वो सूटकेस तुम लोगों के पास नहीं देखा। मुमकिन है वो सूटकेस तुमने कहीं फेंक दिया हो। रत्ना अपने साथ एक तकिया लेकर आई थी। जिस शख्स की जान पर बनी हो वो तकिए जैसी किसी चीज को इतनी हिफाजत से अपने पास नहीं रख सकता। और फिर कल रात ही जब रत्ना गहरी नींद सो गई, मैंने उस तकिए का राज भी दरियाफ्त कर लिया। और कल तुमने भी बगल में एक थैला दबा रखा था। कल मैं दफ्तर की खिड़की से देख रही थी कि जब उस कांस्टेबल ने तुम्हारे थैले की तलाशी लेना शुरू की तो तुम्हारा चेहरा धुआं हो गया। हो सकता है कांस्टेबल ने तुम्हारी उस कैफियत पर तवज्जो न दी हो, क्योंकि उसकी तवज्जो थैले पर मरकूज थी। और फिर इंस्पेक्टर की मुदाखलत से तुम्हारी गुलू खलासी हो गई। बहरहाल मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो सारी दौलत जिसका अखबारों में जिक्र है मेरे घर में मौजूद है। वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसकी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। बोली, लेकिन मेरे दिल में कोई लालच नहीं।
अगर तुम हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों का खजाना भी मेरे सामने ढेर कर दो तो मेरे दिल में कोई लालच नहीं आएगा। मैं माजी में जिस किस्म के हालात से दो चार रही हूँ उससे मुझे दौलत से नफरत हो गई है। लोगों ने मुझे हवस का निशाना बनाया, दौलत के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मुझ जैसी औरत अगर चाहे तो अपने लिए दौलत के अंबार लगा सकती है। यहाँ प्रकाश कुमार भी अगरचे मुझे खिलौना समझकर खेलता रहा, मगर उसने मुझे एक रास्ता दिखाया था। प्रकाश ने मुझे सिर्फ अपनी जरूरत बनाया था, मुझे प्लेट में सजाकर किसी और के सामने पेश नहीं किया। लेकिन मैं मर्द की फितरत से वाकिफ हूँ। दूसरे अफसरान बिला वजह मुझ पर मेहरबान नहीं थे। मैं एक जगह टिके रहने के ख्याल से उनकी हौसला अफजाई करती रही हूँ और उनके साथ उठना बैठना, आजादाना गुफ्तगू, कभी कभी उनके साथ बैठकर शराब पी लेना, मैं इन चीजों को कोई बुराई नहीं समझती। लेकिन किसी ने आज तक मेरे साथ कुछ नहीं किया। मुझे इस महकमे में 4 साल हो चुके हैं। मैं अगर चाहती तो उन अफसरों को अपने कदमों पर झुकाकर अपने लिए दौलत के अंबार लगा सकती थी, मगर मुझे दौलत की कोई हवस नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने कहा तो फिर क्या चाहती हो तुम? एक मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी होने के नाते हमें पुलिस के हवाले करना चाहती हो? वो बोली मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खैर आफियत से निकल जाओ। मैं हैरान हो गया। वो बोली हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदुस्तानी जरूर हूँ, मगर हिंदुस्तान में मेरी खालसा कौम के साथ जो कुछ हो रहा है उससे मुझे हिंदुस्तान से नफरत हो गई है। तुम लोगों की हकीकत जानने के बाद 2 बातों से मुझे तुम दोनों से हमदर्दी हो गई। पहली बात तो ये कि रत्ना का ताल्लुक मेरे धर्म से है, वो मेरे देश की रहने वाली है, मैं इसकी मदद क्यों ना करूं? और तुम पाकिस्तानी हो। हिंदुस्तान में जब खालसा तहरीक चली थी तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने अखलाकी तौर पर खालसा तहरीक की हिमायत की। इस पर हिंदू हुक्मरानों ने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां भी दी। पाकिस्तान का हम पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी पर बुरा वक्त आया तो मैं उसकी तरफ से मुंह मोड़ लूं। रत्ना तुम्हारा साथ दे रही है तो इसने तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल रखी है, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों ना दूं? मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स नंदिनी हमारी असलियत जान लेने के बावजूद हमारा साथ देने को तैयार हो गई थी। वो बोली और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि शशावरी ने मुझे काबिल एतमाद नहीं समझा और तुम लोगों के बारे में गलत बयानी से काम लिया। मैंने कहा अगर शशावरी को तुम पर एतमाद ना होता तो हमें तुम्हारे पास हरगिज न भेजती। शशावरी की एक मुख्तलिफ कहानी है। अगर वो हमें अपने क्वार्टर में जगह न देती तो हम यकीनन पकड़े जा चुके होते। मैंने बात करते हुए गर्दन घुमाकर देखा। रत्ना ने हमें अंदर से देख लिया था और वो चाय बनाकर ला रही थी। करीब आकर उसने ट्रे दरमियान में पड़ी हुई मेज पर रखी और एक कप उठाकर नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया और कुर्सी पर बैठ गई। नंदिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चाय तो मैं पी लूंगी रत्ना, लेकिन वो जेवर कहाँ छुपा रखे हैं तुमने? रत्ना इस जोर से उछली कि वो कुर्सी समेत उलट गई। नंदिनी के हलक से कह कहा उबल पड़ा। मैंने जल्दी से उठकर रत्ना को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ रहा था। वो नंदिनी की तरफ देखकर हकला गई। तुम? नंदिनी ने कप जल्दी से मेज पर रखा और आगे झुककर रत्ना का एक हाथ अपने हाथों में ले लिया। बोली अरे तुम तो डर गई, मैं तो मजाक कर रही थी। रत्ना ने मेरी तरफ देखा। मुझे इत्मीनान से बैठे देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैरने लगी। मैंने कहा परेशान मत हो रत्ना, नंदिनी सब कुछ जान चुकी है, लेकिन ये हमारी तरफ है, डरने की जरूरत नहीं। ये वाकई तुमसे मजाक कर रही थी। रत्ना बहुत देर तक अपनी कैफियत पर काबू न पा सकी। वो अजीब सी नजरों से नंदिनी की तरफ देख रही थी। नंदिनी ने अपनी जगह से उठकर उसे अपने साथ लिपटा लिया। उसका कंधा थपथपाया। बोली मैं वाकई मजाक कर रही थी, तुम तो डर गई। बैठो चाय पियो, ठंडी हो रही है। रत्ना दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसे बताने लगा कि नंदिनी ने किस तरह हमारे बारे में बिल्कुल सही राय कायम की थी। मैंने उसे वो सर्कुलर भी दिखा दिया। नंदिनी बोली अगर मेरी नीयत खराब होती तो तुम लोगों को इस बात की हवा भी न लगती और मैं खामोशी से पुलिस को यहाँ बुलवा लेती। तुम लोगों को तो उस वक्त पता चलता जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी होती। मैंने परसों रात ही तुम्हारी बातों से अंदाजा लगा लिया था कि तुम हिंदू नहीं सिख फैमिली से हो। हम दोनों का धर्म एक है। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। तुम लोगों को खैरवाफियत से यहाँ से निकालना अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए चंद रोज इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम उस वक्त तक जब तक तुम लोगों की तलाश का हंगामा ठंडा नहीं हो जाता। रत्ना उसकी बातों से बज़ाहिर मुतमईन हो गई थी, लेकिन मैं जानता था कि उसके अंदर खलबली मची हुई थी। इस दौरान शशावरी भी पहुंच गई। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और वो अपनी ड्यूटी से सीधी यहीं आई थी। नंदिनी ने उससे भी शिकायत की कि उसने हमारे हवाले से उसे काबिल एतमाद नहीं समझा और सच्ची बात नहीं बताई। शशावरी का जवाब वही था कि अगर भरोसा न होता तो हमें यहाँ लेकर न आती। अंबर से सयाहों की आखिरी बस 8 बजे जाती थी, इसलिए शशावरी तो वापस चली गई और रत्ना और नंदिनी रात के खाने की तैयारी करने लगी। मैं बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया
और नंदिनी के बारे में सोचने लगा। मैं सोच रहा था कि वो हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं कि हमें धोखे में रखकर अचानक ही हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर डाले। बहरहाल हमें इस सिलसिले में मोहतात रहने की जरूरत थी। खाने के बाद नंदिनी देर तक हमारे कमरे में बैठी रही और जब वो अपने कमरे में चली गई तो मैं और रत्ना देर तक सरगोशियां करते रहे और आखिर मेरी पलकें नींद से बोझल होने लगी।